पीएम के मन की बात का 100वां संस्करण आज प्रदेश भर में होगा भव्य आयोजन। बीजेपी ने की खास तैयारियां। सीएम धामी नैनीताल में सुनेंगे मन की बात। केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को करना होगा इंतजार। रजिस्ट्रेशन पर 3 मई तक लगी रोक। खराब मौसम को देखते हुए शासन ने लिया फैसला। बद्रीनाथ में मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें। तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। लोहाघाट में निजी स्कूलों की मनमानी। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक। शिक्षा विभाग से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। बता दें कि आज मन की बात का 100वां संस्करण होगा और प्रदेश में मन की बात का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को भव्य रूप देने में बीजेपी जुटी हुई है। बता दें कि मन की बात का ये 100वां प्रसारण रहेगा, जिसको देखने के लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इस मन की बात को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे, जिसका भव्य आयोजन प्रदेश में होगा। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात सुनेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। बीजेपी इसी तैयारियों में जुटी हुई थी काफी दिनों से। जो दिन आज है और 100वां एपिसोड आज प्रसारित होगा। मन की बात का 100वां प्रसारण आज सभी सुन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, जिसको भव्य आयोजन किया जा रहा है प्रदेश में। जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का 100वां एपिसोड, जिसको भव्य रूप दिया जा रहा है। वैष्णवी, कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मन की बात करेंगे और जो 100वां एपिसोड है उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो तमाम तैयारियां हैं वो इस तरीके से की गई हैं, जिसके लिए बाकायदा बीजेपी ने तय किया है कि किस तरीके से जो मन की बात का जो कार्यक्रम है उसको पूरे प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी इस कार्यक्रम में जो है अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात को सुनेंगे, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। उसके अलावा बीजेपी ने इसको भव्य रूप देने के लिए तमाम जो तैयारियां वो की गई हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि जो सांसद है, अगर हम बात करें टिहरी से सांसद माला राजलक्ष्मी शाह है, उनको भी ये कहा गया है कि वो तमाम जो दुरुस्त गांव के जो लोग हैं उनके साथ वो मन की बात करेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नीति माणा गांव, यानी कि जिसको पहला गांव की संज्ञा दी गई है, उस पर जो है मन की बात करेंगे। वहीं हरिद्वार के जो सांसद हैं वो साधु संतों के साथ जो है मन की बात को सुनेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भव्य रूप बीजेपी दे रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इसमें आम सहभागिता सुनिश्चित हो। बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं वहां पर भी इसका प्रसारण हो, बच्चे भी जो है प्रधानमंत्री की मन की बात सुने। साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े। तो कह सकते हैं कि आज 100वां एपिसोड है, बीजेपी इसको पूरे तरीके से ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और इसी के तहत आज तमाम जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से आयोजित होंगे। बिल्कुल आकाश, काफी दिनों से इसके लिए तैयारियां की जा रही थी और भव्य रूप देने में बीजेपी जुटी हुई थी। कैसी तैयारियां यहां पर है और कहां पर ये आयोजन होगा? कितने लोग इसे देख पाएंगे प्रदेश में? कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तय किया गया है कि सभी विधायक अपने अपने बूथों पर जाकर के कार्यक्रम को सुनेंगे। साथ ही साथ सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को भी ये कहा गया है कि वो भी अपने क्षेत्रों में रहें और वहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम सुने। तो कह सकते हैं कि इन तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी की कोशिश है कि हर एक कार्यक्रम में जो लोग हैं वो इस तरह के कार्यक्रम में जुड़े, जिसमें कि आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी तरजीह दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि कोशिश है और इसी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई थी, जिसमें साधु संतों की सहभागिता होगी, बुनकरों की सहभागिता होगी, साथ ही साथ पूर्व सैनिकों की सहभागिता की जाएगी। उसके अलावा दूरस्थ गाँव में रहने वाले जो लोग हैं या फिर जातीय अगर बात करें जनजाति के जो लोग हैं उनको इसमें मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो लोक संस्कृति और लोक कला को आगे बढ़ाने के काम जो लोग कर रहे हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी ने आमंत्रित किया है। तो कह सकते हैं कि कोशिश है बीजेपी की इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है और भव्य रूप से दिया जा रहा है, तो भव्य रूप को जो है आगे भी बढ़ाया जाए
और इसी को लेकर के तमाम जो कोशिशें बीजेपी ने की है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो स्थान है पूरे प्रदेश भर में, वहाँ पर मन की बात का जो कार्यक्रम है वो कुछ ही देर में सभी मन की बात का एपिसोड सुन पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देहरादून से, जहां तहसील परिसर में लगी लिफ्ट लंबे समय से काफी समय से बंद है। बुजुर्गों व दिव्यांगों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी हो रही है, जिससे अधिकारियों के पास काम करने के लिए काटने पड़ते हैं चक्कर। और तहसील परिसर में जिला आपूर्ति विभाग सहित कई बड़े विभाग भी यहां पर है, जिसकी वजह से बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को काफी परेशानी होती है। सीढ़ियां उतरने और चढ़ने में ज्यादातर लोग परिसर में लिफ्ट होने की जानकारी भी नहीं है। तो तहसील परिसर में लगी लिफ्ट लंबे समय से बंद है। बुजुर्गों व दिव्यांगों को सीढ़ियां चढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कितने समय से ये लिफ्ट बंद है और क्या परेशानियां आती है? जी बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ की जो हमने खबर डाली है, इसमें राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो जो तहसील परिसर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि कई अन्य बड़े विभाग भी मौजूद हैं, वहाँ पर जो लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। क्योंकि अगर बात यहाँ पर दिव्यांगों की करें, क्योंकि जो दिव्यांग है वो भी यहाँ पर सीढ़ी चढ़ करके जो है विभाग तक अपनी परेशानियों को लेकर के पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ जो वृद्ध जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के जो है संबंधित जो विभाग है वहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात जो है वो ये है कि क्या अधिकारियों को जो है ये लिफ्ट की जो परेशानी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, दो लिफ्ट यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक बेसमेंट से चल करके सीधा 5th फ्लोर पर रुकती है, और जो दूसरी लिफ्ट है वो पूरी तरीके से जो है बंद पड़ी हुई है। अब जो यहाँ पर खास बात एक जो देखी गई है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको यहाँ पर लिफ्ट लगे होने की जानकारी भी नहीं है। क्योंकि कई लोगों से जब यहाँ पर पूछा जाता है कि आप लिफ्ट से ना आकर के आप सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो उनका यही जवाब मिलता है कि हमें यहाँ पर जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर लिफ्ट लगी है, ना ही कोई ऐसा दिशा निर्देश जो होता है आम लोगों के लिए वो लगाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनय। चलिए आगे बढ़ते हैं, चमोली से खबर, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। बता दें कि बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हुआ है। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया, जिसके बाद मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया, जिसके कारण ये नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से आवागमन में भी काफी परेशानी हो रही है। बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हुआ है। मार्ग से मलबा हटाने का काम अब किया जा रहा है। तो लगातार ये काम किया जा रहा है। मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बता दें कि सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे बंद हुआ, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हो रहे हैं और आवागमन में भी काफी परेशानी आ रही है। आए दिन उत्तराखंड में इस तरीके की घटनाएं होती रहती है और पहाड़ों से मलबा नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले पर्यटकों के साथ में ही कई लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। तो देखिए, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है। बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हुआ। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया। मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है। बाजपुर चाड़ा में नेशनल हाईवे बंद हुआ। सड़क पर पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।
चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में आम बात है, लेकिन इससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। जी बिल्कुल वैष्णवी जी, देखिए जो हाल ही के पिछले 48 घंटों से जो मौसम में बदलाव आया उसको उसी के चलते जो है ये हाईवे जगह जगह तड़का हुआ है। दरअसल यहाँ पे ऑल वेदर रोड और जो नेशनल हाईवे चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था। बीच में यात्रा काल शुरू होने से कार्यदायी संस्था जो है काम छोड़ चुकी है, क्योंकि यात्रा काल शुरू हो चुका था और अब बारिश होने से ये जगह जगह से चट्टानें दरक रही है। और आपको बता दूं कि सुबह जो चमोली, बाजपुर और बद्रीनाथ के समीप जो पिनोला गोविंद घाट के पास जो है सुबह से हाईवे दोनों ओर बंद पड़ा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में यात्रियों की वाहन जो है दोनों छोर पे खड़े हुए हैं। अभी भी जो एनएच के जो मशीनें हैं वो हाईवे खोलने पे जुटी हुई है और बाजपुर में तो बाईपास जो छोटे वाहनों को कोठाल बाईपास से वापस लाया जा रहा है। लेकिन बद्रीनाथ हाईवे में जब बात की जाए जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में, तो यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तीर्थ यात्रियों को। लगभग 200 से 250 यात्री वाहन दोनों और जो खड़े हुए हैं सुबह से यहाँ पे चट्टान टूटने से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे में आए हुए हैं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तीर्थ यात्रियों को। इसी के साथ में सुधारीकरण का कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया है, जो कि चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जोशीमठ में जबरदस्त बारिश हो रही है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली समेत कई घाटी में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और शीतलहर बढ़ती जा रही है। बता दें कि खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ की ओर यात्रियों को ले जा रहे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी लैंडिंग कराते देखा गया। बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में नगर की भव्यता को बढ़ाने पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में आने वाले पुराने भवनों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही प्राधिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट पार्क और व्यू पॉइंट, कैफे, व्यू पॉइंट और लाइटिंग के साथ ही विकास का काम किया जाएगा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 7वीं बोर्ड बैठक अभी बागेश्वर में हुई है और इसमें जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं, इनको आप 3-4 कैटेगरीज में मान सकते हैं। ऐसे मुद्दे थे जो डेवलपमेंट के काम हम प्राधिकरण के फंड से करवाने हैं, तो इसमें कुछ जगह में एक पार्क बना रहे हैं, अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं, एक व्यू पॉइंट बना रहे हैं कलेक्ट्रेट के पास। एक तो ये हुआ है। कुछ म्यूरल्स हम बनाएंगे। एक महिलाओं के लिए विशेषकर एक पिंक टॉयलेट हम बना रहे हैं जो शहर में किसी उपयुक्त स्थान पे हो। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिटिल स्कॉलर स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल हुए, जहां छात्र छात्राओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी, कल का भविष्य है। उन्होंने छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने के टिप्स दिए। इस दौरान सर्किल रेट के बारे में पूछे जाने पर काम जारी होने की बात कही और कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, भाजपा नेता, पूर्व सांसद समेत कई लोग मौजूद रहे। मसूरी की माल रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान काम की गुणवत्ता और धीमी गति के साथ काम करने को लेकर व्यापार संघ ने धरना प्रदर्शन किया और सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान व्यापारियों ने शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर अपना विरोध दर्ज करे। मसूरी मॉल रोड का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया था और बहुत ही दुखद घटना है कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी और 30 अप्रैल आने को है और अभी तक रोडों का बुरा हाल है, बदहाल है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं, मलबे भरे हुए हैं, चेम्बर टूटे हुए हैं, बिजली की तारें टूट गई हैं और सरकार और प्रशासन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी मसूरी अस्त व्यस्त है। इसी विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया था। साथ में कल रघुवीर भाई जो हमारे इंदिरा कॉलोनी के निवासी थे मसूरी के, उनकी मृत्यु हो गई। इस सब के पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, इसी सब को लेकर आज हमारा धरना था।
चंपावत में आजकल लंपी वायरस ने कहर मचाया हुआ है, जहां एक और लंपी वायरस की वजह से जिले के कई क्षेत्रों में मवेशी गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए हैं, तो वहीं कई मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। मामले का संज्ञान लेते हुए चंपावत डीएम ने जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को सीमा से लगे क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने टीमों का गठन कर पशुओं के उपचार और टीकाकरण के लिए शिविर लगाए। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीम पशुओं का लगातार उपचार और टीकाकरण कर रही है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। साथ ही डॉक्टर ने लोगों से आशंका होने पर पशुओं को इलाज के लिए तुरंत लाने को कहा। अभी जो है क्या नाम का लंपी की खासतौर से रौसाल और उसके नीचे के क्षेत्र में जहाँ ये शिकायत मिली है, तो इस बीच में हमारे द्वारा मड़वा, दसलेक, कंडेड़ी, शिल्ला, पासम, लोजनी, कायल, डनगांव और जो है बांकू, इतने गांव में हमारे द्वारा कैंप लगातार किया गया है। आज के दिनांक में भी हमें मटियानी ग्राम सभा में कैंप लगाना है, तो इस दौरान निरंतर रूप से पशुपालकों के जो है जो भी बीमार पशु हैं उनको उपचार किया जा रहा है और उनको साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि सफाई की व्यवस्था रखें, जिससे कि मक्खी मच्छर कम से कम हो, तो बीमारी का प्रचार प्रसार कम से कम हो और जानवर को अपने पशुओं को थोड़ा खिलाना पिलाना भी अच्छा रखें, जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी बने रहे। क्योंकि ये वायरल बीमारी है, तो इसमें थोड़ा सा पशुपालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और लगातार हमारे द्वारा और पशु चिकित्सा दल के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, लोगों का इलाज किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को और पुलिस सहित एसडीआरएफ को सतर्क रहने की जरूरत है। तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी। और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। इसके साथ ही अब सूबे के 5वें धाम और हिंदू सिख आस्था संगम की श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आगामी 20 मई 2023 से आरंभ होने जा रही है। ऐसे में गोविंद धाम से ऊपर 15,000 फीट पर स्थित उच्च हिमालयी तीर्थ हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य भारतीय सेना के जवानों ने 20 अप्रैल से शुरू कर दिया है। रास्ता बनाकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधक सरदार गुरनाम सिंह और अन्य सूबेदारों के साथ मिलकर हेमकुंड साहिब पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। लक्सर में निर्माणाधीन और अधर में लटके रेल अंडरपास को लेकर अभी भी रेलवे अधिकारियों का निरीक्षण का दौर जारी है और रेलवे के डिवीजन लेवल के वरिष्ठ अभियंता आरपी सिंह ने निर्माणाधीन और बाधित रेल अंडरपास कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मुरादाबाद रेल मंडल के डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार समेत शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता और अधिवक्ता सहित समाज सेवी पंकज गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे अभियंता ने रेलवे लाइन के नीचे से निर्माणाधीन और बाधित पड़े रेलवे अंडरपास को लेकर तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर ऊपरी गामी फुट ओवरब्रिज के विकल्प को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा की। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में तकनीकी जानकारी साझा करते हुए इस विकल्प की और निर्माण कार्य की शुरुआत का आश्वासन दिया। लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा
और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको निर्माण कराया जाएगा। चीफ साहब आए हुए थे रेलवे के, उनसे बैठ के काफी देर बात हुई है और इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात हुई है कि अंडरपास किसी तरह अंडरपास बने, पर चीफ साहब का कहना यह है कि अंडरपास यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इसलिए नया एफओबी का प्रपोजल दिया गया है उनके द्वारा, उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं। सब लोगों से बात करके डिजाइन दिखाएंगे, उसके बाद निर्णय लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में पौराणिक गरुड़ छाट मेले का आयोजन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के श्रद्धालु शामिल हुए। मेले में अद्भुत मुखौटा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मान्यता है कि मेले में भगवान कृष्ण को छूने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मेले में गंगा आरती आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। बता दें कि गरुड़ छाड़ उत्सव जोशीमठ के बड़ा गांव में मनाया जाता है। मेले में ग्राम प्रधान विमला भंडारी, ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार, नगर पालिका अध्यक्ष समेत हजारों नागरिक उपस्थित रहे। चमोली के हाईकोर्ट में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल अधिवक्ता पंकज पुरोहित को नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बनाया गया है। इस दौरान बार एसोसिएशन कोपेश्वर की बैठक में खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे शहर से हाईकोर्ट में 3 अधिवक्ताओं को न्यायमूर्ति बनने का अवसर मिला है, जबकि 2 अधिवक्ता रविंद्र मेठाणी और पंकज पुरोहित चमोली जिला एसोसिएशन कोपेश्वर के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हाईकोर्ट जज के रूप में शपथ लिए हैं। ये जनपद चमोली और बार एसोसिएशन चमोली के लिए गौरव का पल है। हमारे जनपद से पहले से भी श्री श्यामाल साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, रविंद्र मैठाणी जी नैनीताल हाई कोर्ट में और अब पंकज पुरोहित नैनीताल हाई कोर्ट में जज बने हैं। पूरी जनपद चमोली की जनता और बार एसोसिएशन चमोली अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। पंकज पुरोहित जी हमारे सहपाठी रहे हैं और आज वो हाई कोर्ट में जज बने हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें आशा है कि वो जनता को अच्छा न्याय प्रदान करेंगे। पंकज पुरोहित माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हमारी बार एसोसिएशन को अत्यंत खुशी है कि हमारे बीच के ये वकील जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे और आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इससे पहले भी इस बार एसोसिएशन से श्री रविंद्र मैठाणी भी माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी न्यायाधीश हैं। हम लोगों को अत्यंत खुशी है कि इस बार एसोसिएशन से ऐसे वो अधिवक्ता जो अत्यंत विद्वान हैं और माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं और हमको ये भी है कि हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे लोग हैं वो इस तरह मेहनत करके आगे बढ़े। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।